आज हम बात करेंगे विजनरी मिलिट्री लीडर और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुसजी फ्रैमजी जमशेदजी मानेकशॉ की। ये वो नाम है जो इंडियन आर्मी के अमित इतिहास के पन्नों में इतना गहरा लिखा हुआ है कि इसे मिटा पाना नामुमकिन है। जिसने लगभग 4 डिकेड्स लंबे अपने करियर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर तक हर जंग में भारत का मोर्चा संभाला। वो नाम जो ना तो दुश्मन की गोलियों से डरा और ना ही इंदिरा गांधी जैसी एकाधिकार रखने वाली लीडर से, जिसने ना पद की चिंता की और ना ही पद भी की चिंता की, तो बस हिंदुस्तान और उसकी सरहदों की। ये कहानी भारत मां के सपूत की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दोस्त, अगर हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की लाइफ स्टोरी पर गौर करें तो हम पाएंगे कि शायद उनका और भारत का कोई अटूट रिश्ता ही था, जिसकी वजह से बहुत सारी उठापटक के बाद भी वो भारत से और भारतन से अलग नहीं हो पाया। एक परंपरागत पारसी फैमिली से आने वाले सैम मानेकशॉ के पिता हरमूरजी मानेकशॉ पेशे से डॉक्टर थे, जो आज के कोसल गुजरात रीजन के वलसाड़ में अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। क्योंकि लाहौर में हरमूरजी के काफी दोस्त थे, इसलिए वह अपनी मेडिकल प्रैक्टिस वहीं जाकर स्थापित करना चाहते थे। यही कारण है कि 1903 में वह अपनी पत्नी हिला मेहता के साथ वलसाड़ छोड़कर लाहौर के लिए निकले। लेकिन मैटर और चांस देखिए, जैसे ही मानेकशॉ की ट्रेन अमृतसर पहुंची, हरमूरजी की पत्नी को लेबर पेन शुरू हो गया। इसके चलते उन्हें अमृतसर में ही रुकना पड़ा और यहीं पर कुछ अन्य लोगों की मदद से हिला ने सैम के बड़े भाई को जन्म दिया। अब क्योंकि ऐसी हालत में हरमूरजी की फैमिली लाहौर नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्हें कुछ हफ्ते अमृतसर में ही रुकने का फैसला किया। लेकिन यही हफ्ते महीनों में बदले और महीने सालों में। हरमूरजी और उनके परिवार को अमृतसर भाग गया और वो वहीं बस गए। और हरमूरजी की मेडिकल प्रैक्टिस भी अमृतसर में अच्छी चल रही थी। और यहीं पर 3 अप्रैल 1914 को मानेकशॉ फैमिली में सैम का जन्म हुआ। उनके पिताजी का यही मानना था कि वो भी अपने पिताजी की ही तरह डॉक्टर ही बने। यही कारण है कि जब 15-16 साल के सैम ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, तो उन्होंने अपने पिता से लंदन जाकर मेडिसिन की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। सैम मानेकशॉ ने मन मसोस कर आगे की पढ़ाई के लिए अमृतसर के ही हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन इसी बीच एक नई दिशा ने सैम मानेकशॉ के दरवाजे पर फिर से दस्तक दी। 1931 में फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड की अध्यक्षता में बनी इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी ने भारत में भी मिलिट्री एकेडमी स्थापित करने की सिफारिश सामने रखी, जहां इंडियंस को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर सर्व करने के लिए ट्रेन किया जाना था। और उस तरह देश में लेजेंडरी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को स्थापित करके उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए गए। अब पता नहीं ये सैम का पिताजी के पचनों पर चलकर मिलिट्री ज्वाइन करने का सपना था कि उनके द्वारा लंदन न भेजने के लिए बगावत। लेकिन इस बार अपने पिताजी के खिलाफ जाकर सैम मानेकशॉ ने आईएमए के लिए अप्लाई कर दिया। और जब 1 अक्टूबर 1932 को रिजल्ट आया, तो कुल 40 सिलेक्टेड कैडेट्स में से सैम, हरमूरजी, फ्रामजी, जमशेदजी मानेकशॉ छठे रैंक पर थे। इसके बाद मानेकशॉ का मिलिट्री का वो सफर शुरू हुआ जो अपने आप में एक लेजेंडरी सफर था। अब जरा सोच कर देखिए, अगर सैम के पिता कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ही एक आर्मी मैन बनने के लिए ही हुआ था। एक ऐसा आर्मी मैन जो निडर था, निर्भीक था और मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन से लोहा लेने का जज्बा रखता था, जिसका परिचय उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 में दिया। असल में उस दौरान युद्ध के हालात और स्टाफ की कमी को देखते हुए सैम मानेकशॉ को डबल प्रमोशन दिया गया। इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के यंग कैप्टन के रूप में बर्मा में सितांग नदी के किनारे जापानी फोर्सेस से लोहा ले रहे थे, जहां दोनों दलों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी बीच जापानी सोल्जर्स द्वारा मशीन गन से फायर की हुई 9 गोलियां सैम मानेकशॉ के लंग्स, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन और किडनीज को छलनी करती हुई शरीर के पार हो गई। मगर ऐसी हालत में भी मानेकशॉ 36 घंटों तक युद्ध के मैदान पर यूं ही अनकॉन्शियस स्टेट में पड़े रहे। इसके बाद उनके एक सबऑर्डिनेट और सिख बटालियन के कलीग सिपाही शेर सिंह ने उन्हें अपने कंधे पर टांग कर पास के मेडिकल कैंप में पहुंचाया। सैम की हालत देखकर डॉक्टर ने उन्हें फिनिश्ड केस बता दिया, जहां उनका कहना था कि सैम मानेकशॉ के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में डॉक्टर का मानना था कि लिमिटेड मेडिकल सप्लाई और डॉक्टर की कमी को देखते हुए युद्ध मैदान से आते बाकी सोल्जर्स पर ध्यान दिया जाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि मानेकशॉ की बहादुरी की कहानी सुनकर उनके सुपीरियर और डिविजनल कमांडर ब्रिटिश मेजर जनरल डी
कॉर्न भी मेडिकल कैंप में जा पहुंचे, जहां उन्होंने खून से लथपथ और मौत की कगार पर खड़े मानेकशॉ के सीने पर अपना मिलिट्री क्रॉस पिन कर दिया। असल में उस दौरान ब्रिटिश आर्मी में मिलने वाला मिलिट्री क्रॉस युद्ध के मैदान पर एक्सेम्पलरी रोल के लिए दिया जाता था, लेकिन इस क्रॉस को मरणोपरांत अवार्ड के रूप में नहीं दिया जा सकता था, ऐसे भी मेजर जनरल डी। After India gained independence, Field Marshal Sam Manekshaw continued to serve with distinction. His dedication and leadership were instrumental in shaping the Indian Army during its formative years. कॉर्न भी मान चुके थे कि शायद मानेकशॉ बचेंगे नहीं, और इसलिए वो जल्द से जल्द मानेकशॉ के जीते जी उन्हें मिलिट्री क्रॉस देना चाहते थे। मगर सिपार शेर सिंह डॉक्टर से सैम बहादुर को ट्रीट करने के लिए मिन्नतें करते रहे, और इसी बीच अचानक सैम को होश आ गया, जिसे देखकर कैंप पे मौजूद सर्जन ने अचंभित होकर शेर सिंह से पूछा, आखिर इसे क्या हुआ? लेकिन इसका जवाब मानेकशॉ ने खोट बड़े ही मजाकिया लहजे में दिया और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर मुझे गधेरे लात मानती है। जिसे सुनकर डॉक्टर भी हंसने लगे और बोला, जो आदमी ऐसी हालत में भी मजाक कर सकता है उसे तो बचाना ही पड़ेगा दोस्तों। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तब भी पारसी समाज के सैम मानेकशॉ के पास यह मौका था कि वो चाहते तो पाकिस्तानी आर्मी में जा सकते थे, मगर यहां उन्हें इंडियन आर्मी को ही चुना, जिसके बाद उन्हें गोरखा राइफल्स में तैनात कर दिया गया, जहां के सोल्जर्स ने आगे जाकर सैम मानेकशॉ के टंग ट्विस्टर जैसे नाम के बजाय उन्हें नाम दिया। सैम बहादुर वही विभाजन के साथ है जब पाकिस्तान ने ट्राइबल रेबिलियंस के आड़ में कश्मीर घाटी पर हमला कर दिया। तब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्वास पात्र माने जाने वाले मानेकशॉ ने एक की प्लानर की भूमिका निभाई। मगर मानेकशॉ केवल खोद निधर नहीं थे, बल्कि वह अपने कमांड में सबको निधर रहने के लिए उत्साहित करते थे। निधर अपने शत्रु से और निधर किसी भी परिस्थिति से। उदाहरण के लिए 1962 का इंडो-सिनो वार चल रहा था। भारत की सेना बैकफुट पथी और चाइनीज एगर्शन के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के नेगेटिव रवैये से भारतीय सेना का मुराल भी जमीन छूने को था। इसे बीच तेजी से बदलते ही घटनाक्रम के चलते कमांडिंग 4 कोर के जनरल ऑफिस लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कौल को हटाकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोर्चा संभाल ले। खुद जनरल मानेकशॉ को भेजा गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने अपने डीमोरलाइज्ड ट्रूप्स के लिए जो पहला ऑर्डर पास किया था वो था, देयर विल बी नो विथड्रॉल विदाउट रिटन ऑर्डर्स। और इस ऑर्डर्स यानी आपके बाद बिवाए किसी रिटन ऑर्डर के भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी, और जब तक सैम यहां पर है ऐसा कोई ऑर्डर कभी इशू नहीं होगा। सैम अपने सोल्जर्स को यह भरोसा दिला पाते थे क्योंकि वो खुद करेज, डेकोरम और लिव बाय वर्ड्स का जीता जागता उदाहरण थे। यही कारण है कि जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर से ज्यादा POWs की तरह भारत में थे, तब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर उनकी वेल बीइंग भी मानेकशॉ की ही जिम्मेदारी थी। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मानेकशॉ खुद पाकिस्तान के कैंप्स में जाकर अरेंजमेंट्स का जायजा लिया करते थे। वो उच्चर उनसे पूछते थे कि क्या क्या खाने की क्वालिटी अच्छी है। इसी कड़ी में एक बार वो इंस्पेक्शन करने वॉशरूम्स जहां पहुंचे, जहां एक पाकिस्तानी सोल्जर टॉयलेट क्लीन कर रहा था। इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पाकिस्तानी सोल्जर हड़बड़ा के खड़ा हो गया और उन्हें सैल्यूट करने लगा। इसके जवाब में मानेकशॉ ने हैंडशेक के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया, मगर टॉयलेट धोकर उठे। पाकिस्तानी जवान ने शर्मिंदा होते हुए अपने हाथ आके नहीं बढ़ाए। इसे देखकर मानेकशॉ ने पूछा, क्या बात है, मुझसे हाथ भी नहीं मिलाएगा? मानेकशॉ का ऐसा व्यवहार देखकर पाकिस्तानी सोल्जर बोला, सर अब मुझे समझ आ गया कि आप लोग इस जंग में क्यों जीते हैं। हमारे वाले तो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। यही नहीं, मानेकशॉ हमेशा देश की सेना और अपने साथी जवानों के बारे में ही सोचते थे। उनके लिए सेना की परिस्थिति से ज्यादा और कुछ मायने नहीं रखता था। उनकी इसी जज्बे की वजह से जब मानेकशॉ बांग्लादेश विक्ट्री के बाद नेपाल विजिट के लिए गए, तो वहां के किंग महिंद्रे उन्हें रॉयल नेपाल आर्मी के ऑनरी जनरल का सेना तक किया। एक समय में मानेकशॉ के लिए भारत रत्न की मांग भी काफी जोर शोर से उठी थी, मगर वो हो नहीं सका। ऐसे में हम देख सकते हैं कि मानेकशॉ इंडियन आर्मी में ध्रुव तारे के समान थे, जो हमेशा अपनी जगह अटल रहे। तो 100 फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर नाम यूं ही नहीं मिला था। उन्हें बहादुर इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उनके सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो, मानेकशॉ ने कभी भी किसी की जी हुजूरी नहीं की, क्योंकि वो मानते थी कि उनकी जवाबदेही केवल देश के प्रति थी। ऐसे में उनका हर जवाब बेबाक हुआ करता था। सैम के जिंदगी से जुड़े ऐसे कई इंसिडेंट्स उनके ऐसी अंदाज को बयान करते हैं। वो 1971 का साल था। इस पाकिस्तान, जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था।
और इसकी कोशिश में भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था। इसी कड़ी में अप्रैल 1971 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलवाई। असल में इस मीटिंग के एजेंडा ये था कि भारत किस तरह जल्द जल्द अपनी सेना को युद्ध के मैदान पर उतारकर पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, और इसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए आर्मी चीफ मानेकशॉ को भी इस मीटिंग में शामिल होने का समन भेजा गया। आर्मी चीफ सैम के इस मीटिंग में पहुंचते ही इंदिरा ने उन पर एक सवाल लागा कि बांग्लादेश में बिगड़ते हुए एक हाल के चलते वहां से भारत में आने वाले रिफ्यूजी की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या से लड़ने के लिए आर्मी चीफ सैम क्या कर रहे हैं? पीएम इंदिरा के सवाल सुनते ही मानेकशॉ ने भी गरज कर जवाब दिया कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर रहा हूं। उनका कहना था कि जब इंडियन पीएम इंदिरा गांधी ने रॉ और बीएसएफ की मदद से बांग्लादेश में पाकिस्तान के विरुद्ध बगावत के बीच बोए, तब उनने ऐसा करने से पहले आर्मी से विचार विमर्श नहीं किया था। ऐसे में अब जब इंदिरा गांधी की गलत फैसले से जो रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ी हुई है, उसके लिए भी मानेकशॉ कुछ नहीं कर सकते हैं। मानेकशॉ के सीधे जवाब से इंदिरा गांधी तमतमाते हुए कहा कि वो चाहती है कि आर्मी पाकिस्तान पे हमला कर दे, क्योंकि सरब ऐसा करके ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। इंदिरा गांधी से ऐसा सुनते ही मानेकशॉ ने एक बार फिर कहा कि यदि आप वार के लिए तैयार है तो वार हो, लेकिन मैं इस वार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मानेकशॉ का इस जवाब सुनते ही, इससे पहले कि इंदिरा कुछ बोल पाती, मानेकशॉ ने अपने इस जवाब के कारण को समझाना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ मानेकशॉ का कहना था कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो उसका फायदा उठाकर चाइना पीछे से भारत पर वार कर दे। यही नहीं, मानेकशॉ ने कैबिनेट मीटिंग में बैठे सभी को यह बात भी समझाई कि वो उस समय भारत के पीक हार्वेस्ट का सीजन होता है। ऐसे में जनरली उस सीजन में रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए देश भर में अनाज लाया और ले जाया जाता है। लेकिन अगर भारत ने समर्स में पाकिस्तान पर अटैक किया तो आर्मी को पूरी रेल लाइन और रोड ट्रांसपोर्ट अपने इक्विपमेंट्स और सोल्जर्स को जल्द से जल्द बॉर्डर एरियाज में पहुंचाने के लिए ऑक्युपाई करने पड़ेंगे। ऐसे में देश भर में फूड क्रॉप की कमी की समस्या पैदा हो सकती है। सिमिलरली अप्रैल में शुरू हुआ युद्ध अगर जून और जुलाई तक खिंचा तो खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पैदा होने वाली हेवी मानसून और फ्लड की स्थिति इंडियन आर्मी और एयर सपोर्ट के लिए एक नई समस्या खड़ी कर सकती है। ऐसे में इस समय युद्ध के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अभी साम के जवाब को सुनकर कैबिनेट मीटिंग में बैठे सभी सदस्य अपना मन बना ही रहे थे कि साम मानेकशॉ ने एक और बात जोड़ी। साम ने सदस्यों को बताया कि उनके आर्मर डिवीजन में 189 ऑपरेशनल टैंक्स होने चाहिए, लेकिन उनके पास 11 ही ऐसे टैंक्स हैं जो वार में काम में लाए जा सकते हैं। उनकी इसी बात को बीच में टोकते ही फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछा कि आखिर आर्मी के पास 189 के बजाय केवल 11 ही ऑपरेशनल टैंक्स क्यों हैं? तो साम मानेकशॉ ने एक बार फिर उनकी ओर देखते हुए कहा कि आपकी वजह से मैं बीते 5 साल से आपसे टैंक्स के लिए लगतर फंड्स मांग रहा हूं, लेकिन आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ये अप्रूव ही नहीं कर पा रही। इसके बाद एक बार फिर साम मानेकशॉ ने पीएम इंदिरा गांधी की तरफ पूछा, क्या आप अब भी मुझे वॉर ऑर्डर्स देना चाहती है? उसके जवाब में पीएम इंदिरा गांधी ने अपने दांत भिजते हुए कैबिनेट मीटिंग को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही मिनिस्टर्स ने मीटिंग रूम से निकलना शुरू किया तो पीएम इंदिरा ने साम को कमरे में ही रुकने का आदेश दिया, जिसके बाद कमरा खाली होते ही साम ने पीएम से पूछा, क्या मुझे फिजिकल या मेंटल हेल्थ के ग्राउंड्स पर अपना रेजिग्नेशन सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो इन कंडीशंस में पीएम के कहने पर अपनी सेना को युद्ध में झोंकने को तैयार नहीं है। जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने उनका रेजिग्नेशन अस्वीकार कर दिया और मानेकशॉ से कहा कि मैं जानती हूं कि आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन आप भी जानते हैं कि मुझे इस वक्त क्या चाहिए। इंदिरा का ये जवाब सुनकर सैम ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा काम है मेरे देश के लिए लड़ना और हर लड़ाई को अपने देश के लिए जीतना, और इसलिए यह जरूरी है कि मैं आपको सच बताऊं, और मैंने वही किया। लेकिन मैं जानता हूं और मैं आपको वह दूंगा। दोस्तों, अप्रैल में हुई मीटिंग के लगभग 7 महीने बाद एक बार फिर इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ मानेकशॉ के सामने अपना प्रश्न दोहराया कि क्या वो युद्ध के लिए तैयार है, और इस बार मानेकशॉ ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद अपने कर्तव्य और बात पर हमेशा खरे उतरने वाले मानेकशॉ ने सही समय पर देश के साथ साथ पीएम इंदिरा को भी वो दिया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके उसे 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, लेकिन पाकिस्तान का इस तरह 2 हिस्सों में बढ़ जाने को लेकर भी मानेकशॉ से जुड़ा अपना एक अलग किस्सा है। असल में 1971 वार के दौरान
पाकिस्तान के तत्काली राष्ट्रपति याया खान और सैम मानेकशॉ 1947 के पहले ब्रिटिश आर्मी में एक साथ थे और काफी अच्छी दोस्त हुआ करते थे। लेकर जब देश का बंटवारा हुआ तो याया खान पाकिस्तान फौज में चले गए, वहीं मानेकशॉ भारत में रहे। उस समय मानेकशॉ के पास एक यूएस मेड मोटरसाइकिल हुआ करती थी। लेकर 1947 में याया खान ने जाते जाते मानेकशॉ से यह अमेरिकी मोटरसाइकिल 1000 रुपए में खरीद ली। लेकर पैसे नहीं चुकाए, समय बीता गया। मानेकशॉ भारत में आर्मी चीफ बने तो पाकिस्तान में याया खान ने सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बन गए। जब 1971 की जंग में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, तब मानेकशॉ ने मजाक के अंदाज में ठाका लगाते हुए कहा कि आज जाके याया खान ने मेरी मोटरसाइकिल का दाम चुकाया है, वो भी अपना आधा मुल्क देकर। अपने हाजिर जवाबी के लिए मशहूर मानेकशॉ ये बात खुद बताते हैं कि उन्हें पीएम इंदिरा गांधी को मैडम कहकर संबोधित करना अच्छा नहीं लगता था। वो अधिकतर उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहकर ही बुलाते थे, बल्कि क्योंकि इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी पारसी थे, इसलिए मानेकशॉ भी उन्हें कभी कभी अपनी पारसी कनेक्शन की वजह से आत्मीयता से स्वीटी बुलाते थे। दूसरी ओर ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी खास तौर पर अपनी लीडरशिप, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी की कंट्रोल को लेकर हमेशा सतर्क रहा करती थी। ऐसे में इस बीच एक बार फिर अफवाह फैली कि मानेकशॉ आर्मी की मदद से सरकार का तख्ता पलट करने की फिराक में हैं। अफवाह से इंदिरा गांधी भी कुछ सहम सी गई और उनने खुद मानेकशॉ को मीटिंग पर बुलाया और इस बारे में सवाल किए। पीएम के ऐसे सवालों के जवाब में आर्मी चीफ ने कड़क अंदाज में कहा, मेरी और आपकी दोनों की नेक बड़ी एलबीआई है, जो मैं दूसरों के काम भी नाक नहीं करना था, इसलिए आप राजनीति करना और देल चलाना आपका काम है, सेड़ा का नेतृत्व करना मेरा काम है, वो मैं करूंगा। जाहिर है कि मानेकशॉ केवल अपने कर्तव्य के प्रति वचनबद्ध थे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि पीएम या मिनिस्टर की कुर्सी पर कौन बैठा है, वो केवल अपने देश और अपनी सेना के बारे में सोचते हैं। मगर कुछ अनकही कहानियां ये भी कहती हैं कि सैम की इसी बेबाक छवि ने उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचाया। आफ्टर ऑल एक कहावत है ना कि आंधी में जो पेड़ झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। आफ्टर ऑल एक कहावत है ना कि आंधी में जो पेड़ झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। बारे में सैम के जीवन के आखिरी पड़ाव में ऐसी कई आंधियां आईं जो उन्होंने उन्हें तोड़ने का प्रयास किया। भारतीय सेना में फील्ड मार्शल एक सेरेमोनियल पोस्ट मानी जाती है। यही कारण है कि अब तक भारतीय सेना के इतिहास में सैम मानेकशॉ के अलावा केवल केएम करियप्पा ही है जो उस पोस्ट पर रहे हैं। वही फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होता, बल्कि फील्ड मार्शल अपनी यूनिफॉर्म, फुल सैलरी और ऑफिशियल रैंक पर अपनी डेथ तक बने रहते हैं। यहाँ तक कि फील्ड मार्शल को अपनी यूनिफॉर्म में एक सेरेमोनियल बैटन भी मिलता है। 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के रैंक तो अवार्ड की गई, मगर इसके साथ ही मिलने वाली बाकी सुविधाएं जैसे ऑफिशियल कार्स, रेसिडेंस, स्टाफ और ऑफिस इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उन्हें कभी प्रोवाइड नहीं किए गए। यहाँ तक फील्ड मार्शल की सैलरी के बजाय मरते दम पर उन्हें आर्मी के जनरल की ऑफिशियल पेंशन ही मिल जाती है। सीनियर आर्मी ऑफिशियल के साथ साथ बहुत से वेल एक्नॉलेज्ड इंडिविजुअल्स इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि सैम मानेकशॉ के साथ ये व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि मानेकशॉ जब तक जिए उन्हें इस बात पर कभी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ के आखिरी शब्द भी आई एम ओके ही थे, जो बताता है कि यानिया चाहकर भी सैम मानेकशॉ के जज्बे को तोड़ नहीं पाए। तो दोस्तों ये बात भी सच है कि सैम मानेकशॉ को मरणोपरांत भी कुछ सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। दोस्तों ये थी अमर गाथा सैम मानेकशॉ की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को। The year was 1971. The stage was set for one of the most significant conflicts in South Asian history, the Bangladesh Liberation War. Field Marshal Sam Manekshaw, with his impeccable leadership, played a pivotal role in this historic event. His strategic brilliance and unwavering determination led to the creation of a new nation. In a remarkable display of courage, Manekshaw once stood his ground against the formidable Prime Minister, Indira Gandhi. Their confrontation was a testament to his integrity and commitment to his principles. He was unyielding, even in the face of political pressure, showcasing his unwavering dedication to the nation. As the years passed, Field Marshal Sam Manekshaw's legacy only grew stronger. His contributions to the Indian military and his role in shaping the nation's history were celebrated far and wide. In his final years, he remained a revered figure,
a symbol of courage and leadership for future generations. Field Marshal Sam Manekshaw's life was a remarkable journey of service, bravery, and unwavering dedication. His legacy continues to inspire and guide us, reminding us of the power of true leadership. DC Toxic.